India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, मैं हूं जायरा। कोर्ट्स राउंडअप में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे तक हम आपको कोर्ट से जुड़े तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम सुरक्षा चूक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पीएम दौरे का पूरे रिकॉर्ड तुरंत उपलब्ध कराने का दिया निर्देश। पंजाब केंद्र और राज्य एजेंसियां रजिस्ट्रार जनरल के साथ करेंगे सहयोग। जांच में एनआईए भी हो सकता है शामिल। नीट पीजी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अंतरिम फैसला। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण फिलहाल बरकरार। आदेश के बाद काउंसलिंग का रास्ता साफ। आय सीमा मुद्दे पर मार्च में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई छात्रों को दी राहत। पुरानी मार्क्स नीति को किया रद्द। कहा इंप्रूवमेंट एग्जाम से नहीं घटेंगे नंबर। कोलकाता हाईकोर्ट ने गंगा सागर मेला आयोजन की दी सशर्त इजाजत। कोविड प्रोटोकॉल अनुपालन निगरानी के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन। India Legal presents Courts Roundup. चलिए शुरुआत कर लेते हैं कोर्ट्स राउंडअप की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी रिकॉर्ड पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास सुरक्षित रखे जाएंगे। अब मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। मामले में जांच में एनआईए भी शामिल होगी। कोर्ट ने मामले की जांच के लिए केंद्र और पंजाब सरकार की ओर से गठित जांच कमेटियों की कार्रवाई को अगले सोमवार तक के लिए स्थगित करने का मौखिक निर्देश भी दिया। पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने की। कोर्ट ने सुनवाई में पंजाब, केंद्र और राज्य एजेंसियों को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के साथ सहयोग करने और पूरे रिकॉर्ड तुरंत उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। बेंच ने पीएम मोदी के दौरे का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा कि चंडीगढ़ यूटी के पुलिस महानिदेशक और एनआईए का एक अधिकारी नोडल अधिकारी हो सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट रजिस्ट्रार जनरल चंडीगढ़ के डीजी का सहयोग ले। कोर्ट ने पूरे रिकॉर्ड को सील करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने का निर्देश को कहा। अदालत ने मामले की जांच के लिए केंद्र और पंजाब सरकार की ओर से गठित जांच कमेटियों की कार्यवाही को अगले सोमवार तक के लिए स्थगित करने का मौखिक निर्देश भी दिया। पंजाब सरकार की ओर से पटवालिया ने कहा कि हमने इस मामले में जांच के लिए कई अधिकारियों को नोटिस जारी कर जांच में बुलाया है। इस मामले में जो भी दोषी पाए जाएंगे उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि कोर्ट चाहे तो किसी जज को भी जांच के लिए नियुक्त कर सकता है। पंजाब सरकार ने कोर्ट को बताया कि हम घटना से जुड़े किसी सबूत के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, हम कोई राजनीति भी नहीं कर रहे हैं। मामले की सुनवाई के दौरान कनाडा के आतंकवादी संगठन सिख फॉर जस्टिस की चर्चा भी हुई। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुरक्षा में हुई चूक में सीमा पार आतंकवाद का एंगल भी जोड़ा। दलील देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, मैं आभारी हूं कि कोर्ट ने इस गंभीर मामले का संज्ञान लिया। जब पीएम को सड़क मार्ग से जाना होता है तो एसपीजी डीजीपी से पूछती है। उनकी हरी झंडी के बाद ही यात्रा शुरू हो सकती है। जब सड़क पर ब्लॉक था तो मंजूरी क्यों दी गई? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ये मामला सिर्फ किसी पर नहीं छोड़ा जा सकता और ये सीमा पार आतंकवाद का मामला है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एक कार 500 मीटर आगे चलती है। जो पुलिस वाले प्रदर्शनकारी के साथ चाय पी रहे थे, उन्होंने उस कार को भी सूचना नहीं दी। हम पंजाब की तरफ से बनाई गई कमेटी के पक्ष में नहीं हैं।
वहीं याचिकाकर्ता ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में मामले की जांच एनआईए से कराए जाने की मांग करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़े संबंधित सभी दस्तावेजों को तुरंत सील करने का भी आदेश सुप्रीम कोर्ट जारी करे। वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि ये मामला प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस मुद्दे पर कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक के मामले को लेकर एक याचिका पर सुनवाई हो रही थी। याचिका में पीएम की सुरक्षा में कथित चूक मामले में न्यायिक जांच की मांग की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट। नीट पीजी काउंसलिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अंतरिम फैसला सुना दिया। कोर्ट ने काउंसलिंग को शुरू करने के लिए कहा है। साथ ही काउंसलिंग में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण को इस सत्र के लिए बरकरार रखा है। ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए तय आय सीमा के मुद्दे पर अंतिम निर्णय कोर्ट के मार्च के मामले की सुनवाई के बाद होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब साफ हो गया है कि ओबीसी को नीट पीजी काउंसलिंग में 27% का आरक्षण मिलेगा। साथ ही ईडब्ल्यूएस छात्रों को भी इसी सत्र से आरक्षण का फायदा मिलेगा। कोर्ट ने कहा है कि काउंसलिंग को जल्द शुरू करने की जरूरत है। कोर्ट इस मामले में मार्च महीने में विस्तृत सुनवाई करेगा। कोर्ट के फैसले से नीट पीजी के छात्रों को काफी राहत मिलेगी, क्योंकि अब काउंसलिंग की राह आसान हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी आरक्षण मामले में अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मौजूद 27% कोटा और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण के आधार पर 2021 और 22 प्रवेश के लिए अखिल भारतीय कोटा में नीट पीजी और नीट यूजी के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस अंतरिम आदेश में नीट पीजी के लिए ओबीसी के लिए 27% आरक्षण को बरकरार रखा है। साथ ही ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण को भी मंजूर किया। हालांकि ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए तय आय सीमा के मुद्दे पर अंतिम निर्णय कोर्ट के मार्च में मामले की सुनवाई के बाद होगा। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद नीट पीजी काउंसलिंग हो सकेगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी काउंसलिंग को जल्द पूरा करने के लिए कहा है। कोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण की संवैधानिकता को बरकरार रखा है। ईडब्ल्यूएस के 8 लाख सकल वार्षिक आय निर्धारित करने के मानदंड के संबंध में कोर्ट ने मौजूदा प्रवेश वर्ष के लिए मौजूदा मानदंडों को संचालित करने की अनुमति दी, ताकि प्रवेश प्रक्रिया में और देरी न हो। हालांकि ईडब्ल्यूएस मानदंड का भविष्य याचिकाओं के अंतिम परिणाम पर निर्भर करेगा। नीट पीजी पाठ्यक्रम में प्रवेश में आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ईडब्ल्यूएस और ओबीसी आरक्षण का लाभ इस सत्र में मिलेगा। पीठ ने इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान, अरविंद पी दातार, पी विल्सन, भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज और कुछ हस्तक्षेपकर्ताओं द्वारा 2 दिनों तक व्यापक दलीलें सुनी। वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम दीवान ने तर्क दिया कि परीक्षा अधिसूचना जारी होने के बाद जुलाई में ओबीसी ईडब्ल्यूएस आरक्षण शुरू करना खेल के नियमों के बीच में ही बदलना है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जोर देकर कहा कि व्यापक विचार विमर्श के बाद ईडब्ल्यूएस मानदंड तय किए गए थे। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि अभ्यास गरीब श्रेणी की पहचान करने के लिए नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की पहचान करने के लिए है। इसलिए इसे बीपीएल श्रेणी से अलग करना होगा। ये मामला नीट प्रवेश के अखिल भारतीय कोटा में ओबीसी ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू करने के केंद्र के फैसले की वैधता के खिलाफ चुनौती से संबंधित है। ब्यूरो रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई बोर्ड के मामले पर फैसला सुनाते हुए छात्रों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने कहा है कि इम्प्रूवमेंट एग्जाम के नंबर फाइनल नहीं माने जाएंगे, बल्कि असल परीक्षा और इम्प्रूवमेंट एग्जाम दोनों में से जिसमें बेहतर नंबर होंगे उसे अंतिम माना जाएगा। कोर्ट ने सीबीएसई की पुरानी नीति को रद्द कर छात्रों के हित में ये बड़ा फैसला लिया है। इससे पहले बोर्ड की स्कीम के तहत इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे रहे उम्मीदवारों के सामने संशय की स्थिति रहती थी। नियम के अनुसार इम्प्रूवमेंट एग्जाम में प्राप्त स्कोर ही फाइनल माना जाता था। ऐसे में कुछ मामलों में ये देखा गया कि छात्रों के नंबरों में सुधार होने की बजाय नंबर कम हो गए। इसी पर फैसला लेते हुए कोर्ट ने इस स्कीम को खत्म कर दिया और कहा कि जिस भी परीक्षा में बेहतर नंबर हो उसे ही फाइनल माना जाए। जस्टिस ए.एम. खानविलकर और जस्टिस सी.टी. रविकुमार की बेंच ने ये फैसला लिया है। बेंच ने कहा कि छात्र केवल अपने ओरिजिनल स्कोर के
रिजल्ट को बनाए रखने की मांग कर रहे हैं और यदि उनके द्वारा इम्प्रूवमेंट एग्जाम में मिले कम नंबरों पर रिजल्ट बनाया जाता है तो उनके द्वारा लिए गए एडमिशन प्रभावित होंगे। सीबीएसई ने अपने जवाबी हलफनामे में पीठ को बताया कि उसने अपनी नीति में आंशिक संशोधन किया है ताकि इम्प्रूवमेंट परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों को अपना पास रिजल्ट बरकरार रखने की अनुमति मिल सके। बेंच ने बोर्ड के वकील से कहा था कि वह अपनी इम्प्रूवमेंट एग्जाम स्कीम पर पुनर्विचार के मुद्दे पर निर्णय ले। बेंच ने कहा कि सीबीएसई ने सुधार परीक्षा में मिले अंकों को ही अंतिम मानने की नीति के पीछे कोई तर्क नहीं दिया है। पिछले साल सीबीएसई परीक्षा में कक्षा 12 में अपने अंकों में सुधार के लिए कुछ छात्रों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि 17 जून 2021 की नीति के खंड 28 में प्रावधान के बारे में एक शिकायत की गई है, जिसमें कहा गया है कि इस नीति के अनुसार बाद की परीक्षा में प्राप्त अंकों को अंतिम माना जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वतंत्र पत्रकार राजीव शर्मा को एक मामले के संबंध में जमानत दे दी। इस मामले में आरोप लगाया गया था कि उन्हें पारिश्रमिक के बदले में चीनी अधिकारियों को गोपनीय जानकारी प्रदान करने की प्रवर्तन निदेशालय ने शर्मा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के प्रावधान के तहत दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी। जस्टिस मुक्ता गुप्ता ने 21 दिसंबर 2021 को फैसला सुरक्षित रखने के बाद शुक्रवार को यह आदेश सुनाया। पिछली सुनवाई के दौरान शर्मा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर ने प्रस्तुत किया कि जमानत याचिका पीएमएलए के एक मामले से संबंधित है। इसमें शर्मा समाचार रिपोर्टिंग व्यवसाय से संबंधित दक्षिण एशिया मॉनिटर नामक एक संगठन से जुड़े पत्रकार होने के नाते गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने कोर्ट को यह भी बताया कि उन्हें उस मामले में डिफॉल्ट जमानत दी गई थी। माथुर ने यह भी कहा कि शर्मा उनके खिलाफ ईसीआईआर दर्ज होने के बाद जांच में शामिल हुए। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने मामले में कैमरा कार्रवाई की मांग करने से पहले एक आवेदन दिया। ईडी का मामला ये था कि शर्मा ने कुछ पारिश्रमिक के बदले भी चीनी अधिकारियों को गोपनीय जानकारी दी थी, जिसमें देश की सुरक्षा और राष्ट्रीय हित शामिल थे। हालांकि ये प्रस्तुत किया गया कि ईडी उसे परेशान करने के लिए विशेष प्रकोष्ठ द्वारा की गई जांच के अनुसार तुरंत समानांतर कार्यवाही कर रहा है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि वह अपने द्वारा प्राप्त भुगतानों के प्रत्येक मिनट के विवरण को स्पष्ट कर सकता है और वह बिल्कुल निर्दोष है। सत्र न्यायालय द्वारा जमानत याचिका खारिज होने के बाद शर्मा ने हाईकोर्ट का रुख किया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑटो रिक्शा चालक द्वारा दायर जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया। यह याचिका राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर अवैध ऑटो और ई रिक्शा के चलने से संबंधित है। इससे ट्रैफिक जैम और प्रदूषण बढ़ता है। चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 4 फरवरी 2022 को तय की है। याचिका अजीत कुमार नाम के एक व्यक्ति ने एडवोकेट विशाल खन्ना के माध्यम से 3 सीटों वाले ऑटो रिक्शा वाहन के मालिक होने का दावा करते हुए दायर की। याचिका में कहा गया है कि औसतन लगभग 22,000 अनधिकृत ऑटो और 52,280 बिना लाइसेंस वाले ई रिक्शा वर्तमान में दिल्ली की सड़कों पर चल रहे हैं। इस पृष्ठभूमि में ई ऑटो के लिए नए आवेदन आमंत्रित करने के दिल्ली परिवहन प्राधिकरण के हालिया निर्णय को तब तक लागू नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि पहले से मौजूद अनधिकृत वाहनों को हटा नहीं दिया जाता। ये भी बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने एमसी मेहता बनाम भारत संघ के मामले में आदेश के तहत दिल्ली में सीएनजी संस्करण के लिए 1 लाख ऑटो परमिट की सीमा तय की है। याचिकाकर्ता का दावा है कि 1 लाख में से परिवहन प्राधिकरण ने पहले ही 95,000 परमिट जारी किए हैं और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए ई ऑटो के लिए 4,200 से अधिक आरक्षित किए गए हैं। कोलकाता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पश्चिम बंगाल राज्य में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच इस साल के गंगा सागर मेला आयोजित करने की अनुमति दी। हालांकि कोर्ट ने कुछ शर्तें लगाई हैं। अदालत ने गुरुवार को राज्य में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच इस साल के गंगा सागर मेले को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। हर साल मकर संक्रांति पर लाखों हिंदू भक्त पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के सागर द्वीप में पवित्र स्नान करने और कपिल मुनि मंदिर में पूजा करने के लिए आते हैं। इस वर्ष ये मेला 8 जनवरी से 16 जनवरी 2022 तक आयोजित होने वाला है। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति केसांग डोमा भूटिया की पीठ ने कहा कि राज्य के गृह सचिव
पश्चिम बंगाल राज्य के व्यापक प्रसार वाले दैनिक समाचार पत्रों में एक विज्ञापन जारी करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जनता को 8 से 16 जनवरी 2022 के बीच बड़े पैमाने पर गंगा सागर द्वीप में जाने के जोखिम के बारे में जागरूक करेंगे। एकत्र न होने, सुरक्षित रहने और द्वीप पर जाने से खुद को दूर रखने की अपील करेंगे। कोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार द्वारा दायर एक हलफनामे को रिकॉर्ड में लिया। इसमें राज्य सरकार द्वारा मेले में कोविड-19 वायरस के प्रसार को रोकने के लिए किए गए उपायों की गणना की गई। महाधिवक्ता ने गुरुवार को अदालत को आगे बताया कि राज्य सरकार ने आवश्यक कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए गंगा सागर मेले को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। मुख्य न्यायाधीश ने गुरुवार को मेले के संचालन को नियंत्रित करने के लिए एक स्वतंत्र जांच निकाय के गठन का संकेत दिया था। त्रिपुरा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण अवलोकन में कहा है कि यौन पीड़ित लड़की की मां कभी भी अपनी बेटी पर यौन उत्पीड़न का लेबल लगाकर उसका नाम प्रसिद्ध और पूरी जिंदगी दांव पर नहीं लगाएगी। जस्टिस टी अमरनाथ गौड़ और जस्टिस अरिंदम लोध की खंडपीठ ने 4 साल की बच्ची के यौन उत्पीड़न के एक मामले में आईपीसी की धारा 376 के तहत एक व्यक्ति के बलात्कार की सजा की पुष्टि की। अभियुक्ति ने आईपीसी की धारा के तहत अपनी दोष सिद्धि के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पश्चिम त्रिपुरा अगरतला द्वारा पारित 10 साल के कठोर कारावास की सजा को चुनौती दी थी। निचली अदालतों ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पीड़िता और उसकी मां के साक्ष्य को ध्यान में रखा था कि अभियोजन पक्ष ने उचित संदेह से परे स्थापित किया था कि उसे आरोपी अपने घर में ये कहकर ले गया था कि वह उसे चिप्स और चॉकलेट देगा और फिर आरोपी ने दुष्कर्म किया। हाईकोर्ट के समक्ष अभियुक्त ने तर्क दिया कि अभियोजन की कहानी अप्राकृतिक, असंभव और मनगढ़ंत थी। शुरुआत में अदालत ने पाया कि निचली अदालत ने नाबालिग की मानसिक क्षमता के आकलन के लिए सभी उपाय किए थे। प्रारंभिक परीक्षण और मानसिक क्षमता के बारे में आश्वस्त होने के बाद ही अदालत ने उसके साक्ष्य दर्ज किए थे। कोर्ट ने कहा, एक मां ये सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करती है कि उसका बच्चा एक सक्षम इंसान बनने के लिए ज्ञान, कौशल और क्षमताओं से सुरक्षित रूप से सुसज्जित रहे। यही कारण है कि ये कहना अविश्वसनीय है कि एक मां अपनी बेटी को मामले जैसे गंभीर मामले में शामिल करके उसकी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देगी। पीड़ित लड़की की मां होने के नाते अपनी बेटी को यौन उत्पीड़न के शिकार का लेबल देकर कभी भी अपनी बेटी का पूरा नाम, प्रसिद्धि और यहां तक कि पूरी जिंदगी दांव पर नहीं लगाएगी। इसके साथ ही कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और इसकी पुष्टि की। और इसी के साथ कोर्ट्स राउंडअप में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.